अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वी आर मॉनिटरिंग राइट नाउ। सबसे पहले तो पाकिस्तान को जो सऊदी अरब की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है, व्हाट वी कॉल सपोर्ट इज़ अ लोन एक्चुअली, जो कि पाकिस्तान को पे बैक करना है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। सेकेंडली IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें अभी भी स्टेलमेट है, अभी भी उसके अंदर अनसर्टनिटी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तरफ से तमाम तर शराइत को बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट थी उनको तस्लीम किया है। जो छोटी शराइत अब रह गई हैं उनके बाद हम देखेंगे कि जो इनफ्लो है डॉलर्स का कंट्री के अंदर वो मजीद आएगा यहाँ पे। सो व्हाट वी विल नाउ लुकिंग एट इज इक्वेशन के अंदर IMF इनफ्लोज प्लस सऊदी इनफ्लोज, और उससे आपको रिजल्ट ये मिलता है कि आपके एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आती है। हमने देखा कि रुपये अब दोबारा अपनी कदर को रिगेन कर रहा है यहाँ पे डॉलर के मुकाबले में। कहाँ तक जा सकता है? एस्टिमेट्स आर कि अराउंड 165 टू 168 तक यहाँ पे मजीद मुस्तहकम हो सकता है रुपया, वहाँ पे स्टेबलाइज होगा। सो अगेन फॉरेन एक्सचेंज की साइड से हम देख रहे हैं कि थोड़ी बेहतरी आई है गुज़िश्ता दिनों में। अफगानिस्तान को जो आउटफ्लो हुआ था आपके डॉलर रिजर्व्स का, जो इनफॉर्मल मार्केट से हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए और देखा कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स किस तरीके से ये पैसा एक्सटर्नली आप देख रहे हैं कि इनफॉर्मल वेज में अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं, तो उस पर क्रैक डाउन हुआ, मेजर्स लिए गए। यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एंड थर्डली हम देख रहे हैं कि 57,000 एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर, जिसमें से अराउंड 23,000 अप्रूव की जा चुकी हैं। सो अगर 200 अरब रुपए की मालियत की एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं तो और इसमें ये क्वांटम अप्रूव हो गया है, तो अराउंड 50% अगर आप देखें आपको एक इन्फ्लुएंस नजर आएगा मजीद कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, नए हाउसेस की कंस्ट्रक्शन के अंदर, उनके रॉ मटेरियल्स में एक्सपेंडिचर के अंदर। सो कंस्ट्रक्शन ड्रिवन एक GDP ग्रोथ रेट की स्टोरी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फोकस किए हुए गुज़िश्ता 2 सालों से, वो हम देख रहे हैं कि इंटैक्ट है अभी भी। सो अ लॉट ऑफ पावर प्राइसेस हाइक जो आपको नजर आ रही हैं, इसके बावजूद GDP ग्रोथ स्टोरी अगर आप सेक्टर वाइज ग्रोथ आउटलुक या लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ आउटलुक देखें तो वो अपनी जगह बरकरार है। हम इस पर बहुत ही इंटेप्थ डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूँगा मिस्टर राशिद सिद्दीकी साहब, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी फोकस करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे गहरी नज़र रखते हैं। इनसे जानेंगे इनकी खरी खरी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मिस्टर अबरार बख्तियार साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, इज़ वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट हेयर। आपको अक्सर उनके कॉलम नवीसी में इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन नजर आती है। चैनल्स पे कम नजर आते हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इनसे इनकी आरा जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मिस्टर अनवर काशिफ मुमताज साहब, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। इनसे जानेंगे कि इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक पे पाकिस्तान पे क्या सिचुएशन है, और ख़ास तौर पे जो टैक्सेशन के अमूर हैं उसमें पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वो कहाँ तक पहुंची हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। स्टार्टिंग विद यू राशिद साहब, how do you see, because since the last time that you came to our show a lot of things have changed. बीच में हमने देखा कि एक्सटर्नल अकाउंट की तरफ थोड़ा प्रेशर आया, डॉलर भी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया, उसने रुपए ने अपनी वैल्यू या कदर को गिराया। अब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर खुद गए सऊदी अरब, और 1-2-3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट्स हमने वापस लेकर आ गए। हाउ डू यू सी द इकोनॉमिक आउटलुक, क्विकली बताइएगा। देखिए, इकोनॉमिक आउटलुक इस वक्त अगर आप वैसे देखें तो पूरी दुनिया में बहुत चैलेंजिंग है, और ये जो $3 बिलियन लेके आए, डेफिनेटली इससे जो एक मार्केट के अंदर बड़ी मायूसी फैलती जा रही थी और मार्केट में एक बहुत ज़्यादा पैनिक फैलता जा रहा था। और उसमें ज़्यादातर देखें जो पैनिक ख़तरनाक होता है ना, वो इंडस्ट्रीज का जो पैनिक होता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और जब इम्पोर्ट भी हो रही थी और एक्सपोर्ट भी हो रही थी, तो जो डॉलर की जो तरह से एक बिल्कुल अनलिमिटेड बेसिस के ऊपर डॉलर रहा था, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर गवर्नमेंट ने इनके एसेंस को समझते हुए और बहुत बर वक्त एक फैसला करा कि सऊदी अरब गए और वहाँ पे जाके उन्होंने उनके साथ एक ऐसी डील करी कि जिसकी वजह से जो पैनिक था वो काफ़ी मेंटेन हो गया और आपका वो डिक्लाइन भी आना शुरू हो गया। ठीक है, जहाँ तक का सवाल है वैसे ओवरऑल इकनॉमी का, तो देखें इस वक्त पूरी दुनिया में इकनॉमिकली चैलेंज है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। बहुत सारे, अगर पाकिस्तान में महंगाई है इकनॉमिकली अगर तौर पर देख लें तो जैसे पाकिस्तान में महंगाई है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं। तो आफ्टर कोविड अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया की जो डायनेमिक्स है ना वो बड़ी तेज़ी से चेंज हुई है, और पूरी दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है बहुत आसमान पे गया है, और जो महंगाई है वो पूरी दुनिया में बढ़ी है। और पूरी दुनिया के अलग अलग चैलेंजेस हैं। इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहाँ पे 1 लाख ड्राइवर की शॉर्टेज है।
शॉर्टेज की वजह से वहाँ पे उनकी पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही, पेट्रोल की सप्लाई न होने की वजह से उनके लिए मसला आ रहा है। आपने लेबनान में देखा होगा 3 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया को से अपने मुल्क अगर मवाजना करें तो हमारा 22 करोड़ की आवाम और इतना बड़ा मुल्क था, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने इस पूरे सिनेरियो को जिस तरह से हैंडल करा है और जितना स्मार्टली हैंडल करा है, हमको उसके जो असरात जो दुनिया में पड़े उसके निस्बत हमारे जो असरात हैं वो अशर अशीर पड़े। सही है। फिर अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अब आपको रिजल्ट आना अब शुरू होंगे। मैं कुछ साल पहले आप ही के प्रोग्राम में कहा करता था कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करा है कि जिसकी बेस के ऊपर हम कहें कि हमारा आने वाला वक्त अच्छा होगा। सही। ठीक है, तो मैं तो आपसे हमेशा जब आपके साथ में बैठा करता था मैं कहता था ये सारी चीज़ें जो गिमिक्स हैं, लेकिन आज की तारीख में जो है ना, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, और क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने बताया कि मेरा सनतों के ऊपर भी बड़ा फोकस होता है, पाकिस्तान की इकनॉमी पे भी फोकस होता है, क्योंकि मैं कराची बिजनेस फोरम एंड थिंक टैंक भी चला रहा हूँ। सही है। तो पूरे पाकिस्तान के बिजनेस को जज करना इसलिए भी आसान होता है कि हर चीज बॉटम लाइन टॉप लाइन में नजर आ जाती है। तो अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 25-30 साल में, अगर वो छुपी भी ना हो टैक्सेशन से ठीक है, पिछले 20-25 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर पहली दफा एक ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है जिसका मिस यूज होने का -1% चांस है। जैसे गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने डे 1 से कहा था भाई हमारा जो फोकस है वो इंपोर्ट की डिक्लाइन है और एक्सपोर्ट की इंक्लाइन है, और आपकी मैशत की बेहतरी के लिए और आपके मुल्क की बेहतरी के लिए ये दोनों चीज़ों का जो तवादुन है ना, उसका बैलेंस जिस दिन आपका हो जाएगा उस दिन आपके डॉलर के रेट कम हो जाएंगे। जिस दिन आपके डॉलर के रेट कम होंगे आपके कर्जे कम हो जाएंगे। जब आपके कर्जे कम होंगे तो उसके ऊपर आपका सूद कम हो जाएगा। तो जो गवर्नमेंट ने आज से कुछ मेरे ख्याल से शायद आने के बाद 1 साल पहले उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं हम उनको 1 से लेकर 3% के ऊपर लोन देंगे। सही है। उस 1 से 3% लोन के ऊपर बिलियंस डॉलर की मशीनें इंपोर्ट हुई हैं, जो कुछ मशीनें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और कुछ मशीनें यहाँ पे पहुंचने वाली हैं। तो जिसने इन्वेस्ट करके मशीन मंगवा ली अब उसके ऊपर एनी हाउ प्रोडक्शन करेगा। जब वो प्रोडक्शन करेगा तो दो में से एक काम तो जरूर होगा कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी उससे या तो इंपोर्ट डिक्लाइन होगी या आपकी एक्सपोर्ट इंक्लाइन होगी। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है जो मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ, इससे दोनों काम होंगे। क्योंकि जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी ना तो फिर बहुत सारी चीजें जो आप इंपोर्ट करते हैं तो वो आपकी इंपोर्ट डिक्लाइन हो जाएगी और जो आपको एक्सपोर्ट होगी वो आपकी इंक्लाइन होगी। वेरी वैलिड पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि 4th क्वार्टर इस फिस्कल ईयर का उसमें आपको सही एक्सपोर्ट्स बूस्ट होती नजर आएंगे, बिकॉज बहुत सारी जो मशीनरी इंपोर्ट की गई है उससे प्रोडक्शन के Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على
जितने पार्लिमानी पार्टीज़ हमारी हैं, तीनों बड़ी पार्टीज़ हैं और दूसरी जो पार्टीज़ हैं, इत्तेफाक की बात है कि हमारी इस वक्त जितनी भी असेंबली में है वो किसी ना किसी तौर पर इक़्तिदार में शरीक रहें। ठीक है, उन सबको जमा कर लें, पार्लिमानी लीडर्स हों, हमारे मुक़्तदिर हल्के हों, हमारे फेडरेशन हो, हमारे माहिरीन हो, वो बैठकर जब तक इस पर कोई जमा ना होंगे और बैठकर कोई फैसला नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि कोई एक आदमी इस पर इस मुश्किल सूरत हाल से निमट सकता है, चाहे वो मौजूदा हो या पिछली हुकूमत हो। आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट। जरा क्विकली मुझे इसके मेरा ऊपर ख्याल और है कि जो हल है इससे मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ ये करूंगा। एक मैं इनका एक सवाल ले लूं, बिल्कुल आप quickly, then I'll come back to you, but before that मैं उनको जरूर देना होगा, सही तो him and then you, okay? So मुझे क्विकली एक फॉलो अप क्वेश्चन आपके लिए कि ये बात तो समझ में आती है कि पार्लियामेंट को फाल करना चाहिए, बट दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गूमेंट। एज एन इकोनॉमिस्ट अगर आप देखें कि जो की अशारी हैं इकोनॉमी के, वो इतने मुश्किल हालात के बावजूद हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं, बट स्टिल हम उसकी उस तरीके से पजीराई नहीं देखते जनरली। बट व्हेन यू लुक एट द स्टेट बैंक फिगर्स, व्हेन यू लुक एट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिगर्स, तो काफ़ी बेहतरी आई है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिलाशुबा बेहतरी आई है। हमने अभी सऊदी अरब से जो मामला हमने तय किए, $3 अरब मिल जाना, उससे एक बड़ा कदम है, एक बड़ा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा, हमारे रिजर्व के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वो। लेकिन देखिए इख्तलाफात जो है हमारे, क्योंकि हमने अपने ज़ात को, अपनी अना को, अपने सियासत की नज़र कर दिया, इसलिए हम इख्तलाफात की नज़र में हम किसी अच्छी चीज़ को भी बुरी बना देते हैं। अब सऊदी अरब से अगर हमने ये लोन लिया है मौजूदा हुकूमत ने, तो हुकूमत इस पर इसलिए तनकीद करेगी कि इन्होंने लिया है, हालांकि यही काम अगर ये खुद करते तब उनके लिए बेहतर होता। सही है, तो इधर है कि सियासी हमारे जो रवैया है हमारे, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले नहीं है। सही। मैं समझता हूँ कि जनरल मुशर्रफ से लाख किसी को भी इख्तलाफ हो, लेकिन उनका एक जुमला जो है कि सबसे पहले पाकिस्तान, उस हमारे लिए सबसे बड़ा अहम है कि पाकिस्तान है तो हमें, पाकिस्तान खुदा न खास्ता इसको कुछ नुकसान पहुँचे तो हम सबका नुकसान है। ठीक है। और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा और फ़ायदे और तरक्की भी करेगा। इसलिए बेहतर मैं ये हमेशा कहता हूँ कि सियासत को अना से हटकर जो है करनी चाहिए और मुल्क के लिए करनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। अनवर साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन? और थोड़ा सा आप टैक्सेशन के ऊपर भी थोड़ा सा अपनी एक प्रिसाइज एक। थैंक यू। पहली बात तो ये कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इकोनॉमी पे नज़र रखता हूँ, और वो नज़र आम आदमी भी पाकिस्तान का आजकल रखता है, इसलिए कि टॉक शोज़ ने और इतनी अवेयरनेस दे दी है, हर नंबर हर रोज़ जा रहा होता है। अब देखते हैं तो हम 3 सेगमेंट हमें मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तो ये सोशल इशू बन गया है क्योंकि महंगाई का एक बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके बिजनेसेस के जो इश्यूज़ हैं, उनके एनवायरनमेंट, कंडीसिव एनवायरनमेंट्स क्या हैं, उनके पास क्या रेगुलेशंस हैं, उन्होंने किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ानी है। तीसरी चीज़ ये कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा। अब ये जो सूरत हाल है, जब हम इसको देखते हैं ना, तो जब भी हमारे पास कहीं IMF से लोन आ जाता है, हम उसके किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं, या हमें सऊदी अरब या कोई भी दोस्त ममालिक जो है हमें दे, तो हमारी लिक्विडिटी बेहतर हो जाती है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि कलादम तंजीम के एहतजाज से मुल्की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक धरने से अब तक $4.25 अरब का नुकसान हो चुका है। कलादम तंजीम 2017 से अब तक हुकूमत को 35 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा चुकी है। ये नुकसान सरकारी और निजी अमलाक की तोड़ फोड़ और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने की वजह से हुआ। कलादम तंजीम के मुसल्लह अफराद की फायरिंग से अब तक ड्यूटी पर मौमूर 4 अहलकार शहीद हो चुके हैं। इन शोहदा का कसूर सिर्फ आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद होना है। ड्यूटी पर मौजूद 250 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी। कसूरवार कौन है? बिला जवाज एहतजाज करने वालों ने अब तक तकरीबन 360 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। हसन खावर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शरपसंद अनासिर के खिलाफ अब तक 620 FIRs दर्ज की जा चुकी है। हुकूमत किसी को रियासत के अंदर रियासत बनाने की इजाज़त नहीं देगी। कानून की बालादस्ती, अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हसन खावर का कहना है कि पैदर पे धरनों से मुल्की मईशत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। GT रोड और सड़कों की बंदिश से सब्जियों और फलों की मंडियों तक तरसील मुअत्तल है। अरबों रुपए मालियत का सामान सड़कों पर खड़े ट्रकों में खराब हो रहा है। रहमतुल्लिल आलमीन से मोहब्बत का जज्बा हर दिल में बढ़कर है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा है कि कलादम तंजीम 2017 से अब तक हुकूमत को 35 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा चुकी है।
कालादम तंजीम के एहतजाज से मुल्की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक धरने से अब तक 3.25 अरब का नुकसान हो चुका है। कालादम तंजीम के मुसल्लह अफराद की फायरिंग से अब तक ड्यूटी पर मामूर 4 अहलकार शहीद हो चुके हैं। ये नुकसान सरकारी और निजी अमलाक की तोड़फोड़ और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने की वजह से हुआ है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिलवक्त इतना ही। भाई वहाँ से शुरू होगी। ठीक है। नंबर 2 बतिया साहब ने कहा कि जो हमारी फेडरेशन हैं और जो चैम्बर्स हैं वहाँ पे जाना चाहिए। देखें हमारे, मैं खुद भी बहुत सारे स्टूडेंट का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं उसके बावजूद मशवरा देता हूँ कि देखें अगर मैं बीइंग ए फेडरेशन के, मैं आपके प्रोग्राम से पहले भी कह चुका हूँ लेकिन अभी फिर कहूँगा कि जब बजट आता है ना तो ये तमाम फेडरेशन से कहते हैं आप अपने अपने हमको वो भेजें, सिफारिशात भेजें और अपने, और बहुत फाल हैं इस ठीक मामले है। में। और इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं काटी में प्रेसिडेंट था तो मैंने इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। फिर हमने जब चैम्बर, जब फेडरेशन के अंदर, जब क्योंकि मेरे ऐसे मुनीर ग्रुप से ताल्लुक है, तो जब हमारा पहले साल आया तो हमने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए। देखिए जब बजट से 2 महीने पहले जितनी जब ये सिफारिशात जाती हैं तो यकीन माने ऐसे 2 कमरे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो सिफारिशात के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम नहीं होंगे। तो वो उनके लिए पढ़ना इम्पॉसिबल है। ठीक है। उसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो 1 महीना पहले इंटरएक्टिव सेशन शुरू कर दें और जिसके अंदर आवाम को भी बिल्कुल वो कर देंगे जी ठीक है 20 मिनट आवाम का भी वो भी अपनी राय दे सकती हैं। क्योंकि अगर मैं एक सिफारिशात भेज रहा हूँ, उन्होंने उसको पढ़ी भी नहीं, उन्होंने उसको डस्टबिन में डाली तो मेरा भी टाइम दे और मुल्क का भी नुकसान हुआ। लेकिन जब इंटरएक्टिव सेशन होगा ना तो वहाँ पे जब मैं डिबेट करूँगा, नहीं यार वो कहेंगे, गवर्नमेंट के लोग कहेंगे नहीं जी ये पॉसिबल नहीं, हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं, ये कर लें, वो कहेंगे ये पॉसिबल नहीं, ये कर लें। नंबर 1। और नंबर 2 ये कि करना ये चाहिए कि देखें हमारा मेन गोल है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। सही है। ठीक है ना, उसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। सही है। ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ने का बेहतरीन जो सजेशन मैं हमेशा देता हूँ वो देता हूँ कि पाकिस्तान में आपको 2 काम करने चाहिए। एक काम तो ये करना चाहिए कि पहले जो सेक्टर्स आपके एक्सपोर्ट करते थे और आज नहीं कर रहे उनको पहले बढ़ाना चाहिए कि हाँ भाई आप अपने मसाइल बताएं कि वो क्या वजूहत हैं जिनकी बिना पर आप पहले एक्सपोर्ट करते थे, आज आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो गई। और मैं मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स गुड हैं, सर्जिकल आइटम सियालकोट से बेतहाशा एक्सपोर्ट हुआ करते थे। आपकी एक हैंड नेटेड कारपेट का बहुत बड़ा एक वॉल्यूम होता था और ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। एक आप उनको बढ़ाएं। फिर दूसरा आप एक काम ये करें कि आज की तारीख तक आपकी जो पॉलिसी है ना वो एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है, 5 सेक्टर की पॉलिसी है। तो एक एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए। ठीक है। और तीसरे नंबर पे करना चाहिए कि जो सेक्टर अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कि फर्ज करें कि मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आप 5 टॉप के पैकेजिंग के एक्सपोर्टर्स को बुलाएं, आप 5 टॉप के टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स को बुलाएं, आप 5 टॉप के लेदर के एक्सपोर्टर्स को बुलाएं। इसी तरह तो लोग फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे अपना शान मसाले वाले स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कन्फेक्शनरी वाले, ये जितने एक्सपोर्टर्स हैं ना उनको बुलाएं और उनसे कहें कि यार तुम अपना खुद गर्दाना मशवरा दो कि तुम्हारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। अच्छा, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट किया। मेरे 2 क्विक क्वेश्चंस। क्या एक्सपोर्टर्स के मसाइल से गवर्नमेंट वाकिफ नहीं है, हाँ या नहीं? वाकिफ है। और मैं बड़े खुशी के साथ एक बात ये कहूँगा कि पिछले 25 साल के अंदर जो आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई थी उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये था कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट करता था तो जो मेरा 10% रिफंड होता था वो गवर्नमेंट के आके पास आके फंस जाता था। मेरा मार्जिन होता था 5% और फंस जाता था गवर्नमेंट के पास 10 से 15%। तो मैंने रफ्ता रफ्ता क्या करा कि अपने इंडस्ट्री से पैसा निकाल के, क्योंकि मैंने कहा भाई मैं एक्सपोर्ट क्यों करूं कि मुझे तो नफा भी नहीं मिल रहा और मेरी जो कैपिटल उसमें भी 5% जा रहा है। तो इस गवर्नमेंट ने आने के बाद सब 2 काम जो करे जिसकी वजह से आज एक्सपोर्टर्स का और सनतकारों का जो एतमाद बेहाल हुआ है। नंबर उन्होंने करा कि जितने भी रिफंड्स पिछले 10 साल के पड़ने थे उन्होंने सारे रिफंड कर दिए और एक्सपोर्ट के जो सेल टैक्स के रिफंड थे वो उन्होंने एक रियल टाइम इंट्रोड्यूस करा है जिसके अंदर आप वहां पे फाइल करें और एट द सेम टाइम आपके अकाउंट के अंदर पैसा जाए। सही है। सो माय नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि इसका मतलब है कि जो एक्सपोर्टर्स की और बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हैं उससे गवर्नमेंट वाकिफ है। प्लस बोर्ड के ऊपर बहुत सारे खुद इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं। नंबर 2। नंबर 3, गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी में जो भी कुछ गवर्नमेंट कर सकती थी उसने कर दिया, आपको पता है। बिल्कुल कर दिया। चौथी बात यह है कि जब हम इतने ज्यादा रिकमेंडेशन देते हैं उसमें हम बहुत सारे देखते हैं कि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिफंड, एक जमाना था रिफंड में
एक बड़ी तादाद थी कि लार्ज परसेंटेज जाली रिफंड्स की होती थी। नहीं, लेकिन और हमारा गवर्नमेंट यही बोलती एक है। और बात भी हमारे इशू ये है कि आप प्रपोजल जब जाते हैं ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रपोजल जाते हैं ना, वो जाते हैं एग्जिबिशंस के लिए। हम ये कहते हैं इसको इस इंडस्ट्री को एग्जाम दे दो, इसको रिबेट दे दो। ये नहीं कहता कोई कि यार इसको, इस इंडस्ट्री को आप टैक्स करके एक रिड्यूस टैक्स में ले आए, इसलिए कि देखें ये जो टेंडेंसी है ना, इस टेंडेंसी ने मुल्क को खराब किया है। एक एरिया डेवलप किया गया, गदून अमजई, वहाँ पे इंडस्ट्री लगी, बंद हो गई। फिर एक एरिया डेवलप किया गया, ये जोन है। अब ये जो सूरत हाल है ना, वो उन लोगों के लिए बड़ी तकलीफ दे होती है जो प्रॉपर टैक्स दे रहे होते हैं, जो कराची में भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जैसे ये लोग हैं हमारे, ये काटी जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये हमारी साइट है, यहाँ पे जो लोग बैठ के जितने मसाइल के साथ इन्होंने पूरा अपना कारोबार किया है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसके बावजूद भी कराची जो है सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला। तो ये इंसेंटिव तो इनको मिलना चाहिए था कि इनको कोई चीज होनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ एग्जेम्पशन नहीं मिलना चाहिए। इंसेंटिव आप दें, आप उसको कहें 1% का आपको डिबेट में रिडक्शन दे देते हैं हम, लेकिन आप टैक्स के साइकिल में रहना चाहिए। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज दूसरा मसला ये है कि आप अगर टैक्स की कोई एजम्पशन मांगेंगे इस तरह की, तो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी नेगेटिव कंपाउंडिंग का शिकार है, तो उसे जो उधार है उस पे सूद देने के लिए और उधार लेना पड़ रहा है, उस पे सूद देने के लिए और उधार लेना पड़ रहा है, इसी तरह आपका डेट बढ़ता चला जा रहा है। यही किया गया पिछली गवर्नमेंट से, यही किया गया। टैक्सेशन का मसला है ना, टैक्सेशन हमारी पूरी तरह होती नहीं है। अब 20-22 करोड़ की आबादी में चंद लाख लोग टैक्स देते हैं, उसमें भी जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनका एडसोर्स करता है, इसलिए वो दे देते हैं। ठेकेदार ने उनका एडसोर्स करता है, इसलिए उनका, अगर मेरे पास या ठेकेदार के पास, इनके पास से आए तो शायद हम वो भी ना दें। सनतकारों का, चंद सनतकार हैं जो ज़्यादा टैक्स देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं देते। सेल्स टैक्स जो होता है, टैक्स हमेशा दुनिया में कोई भी विलिंगली नहीं देता। हाँ, ये बात भी आप सिस्टम आपका ट्रैक करता है। सिस्टम की बात है ना। देखें, आपको मार धाड़ से तो ये सब कुछ नहीं हो सकता कि आप सनतकारों को गिरफ्तार कर लेंगे, सनतकार को गिरफ्तार करेंगे तो इंडस्ट्री बंद करेगा, बेशक हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो उसका बजाय फायदा होने का उल्टा नुकसान हो जाएगा। सही है। अब देखें, पड़ोसी मुल्क में आप दिल्ली जाएं, वहाँ पे जो ठेले वाला कुछ बेच रहा है वहाँ पर खाने की चीज़ें, वो क्रेडिट कार्ड पर इस्तेमाल करता है। वो सही है, हर चीज इतने नीचे सतह पर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है क्रेडिट कार्ड से आप लेते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है उसकी। किसान के हाथ में लैपटॉप, किसान के हाथ में लैपटॉप है, वहाँ पर आप देख, अब आप हमारे बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं कराची में, आप देखें ना, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं। आप कैश के जरिए खरीदारी करते हैं। अब वहाँ पाबंदी लगाएं कि ये कार्ड के जरिए होगी, ATM कार्ड के जरिए लग गई सर, इस्तेमाल नहीं हो रही ना, पॉइंट ऑफ सेल इस्तेमाल तो नहीं होती ना सर, लग गई है पाबंदी तो काफी आ गई है। अब मतलब वहाँ पर किसी भी सेंटर में जाएं, आप कैश के जरिए गुंजाइश है, काफी गुंजाइश है। मतलब ATM आप 100% पाबंदी लगाएं कि कैश नहीं खरीदेंगे, ATM देना पड़ेगा आपको। अब देखें ना, जिसके पास भी लाख रुपए हैं उसके पास बैंक अकाउंट भी है। अब बैंक अकाउंट लाजमन करें, वहाँ देखें पड़ोसी मुल्क के लाजमी बैंक अकाउंट खोला और उन्होंने सब छोटे छोटे लोगों के बैंक अकाउंट खुलवा दिए, डॉक्यूमेंटेशन हो गई। सही है। मार्केट्स हैं, छोटी छोटी मार्केट है, ये पुलिस को भत्ता देते हैं और लोगों को भत्ता देते हैं, टैक्स नहीं देते। सही है। आप उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें कि भाई कोई उनसे भत्ता वसूल नहीं करेगा, आप मामूली टैक्स लें उनसे। एक दुकान से फ़र्ज़ करें, आप एक छोटी दुकान से जो नॉर्थ कराची या हैदरी या सदर की दुकान है, 1000 रुपये आप लेते हैं उनसे, ठीक है। 1000 रुपये देने में किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप जब जमा करेंगे उसको, कोई तो करोड़ों रुपये जमा होगा। लेकिन ये कि कोई मैकेनिक हो, कोई लोग जमा करने वाले हों। खराबी है कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी शिकायत बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर ख़राबी बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी राशिद आपने कहा कि जी पैसे फंस जाते हैं, हम रिफंड लेने के लिए जाते हैं, वो रिफंड उल्टा गले पड़ जाता है, एक्सपोर्ट मुश्किल हो जाती है। तो ये मसला ज़ाहिर है कि जाली रिफंड भी फाइल होते हैं बहुत, मसाइल होते हैं, नहीं बताते हर चीज का अपने वो है। देखें, लेकिन ये कि वो भी उनकी मर्जी से होते हैं। लेकिन बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वे फॉरवर्ड है। आप जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे कहा इन्होंने, बिल्कुल अच्छी सही बात। आप देखें ना, वहाँ पर आप जाएंगे ब्यूरोक्रेसी में, तो वहाँ पर आपको लाइसेंस भी लेना है, मतलब किसी चीज़ का, तो वहाँ पर आपको मुद्दत महीनों लगा देंगे आप। जी बिल्कुल। वन विंडो ऑपरेशन करें। अच्छा, लाइसेंस अब आसान हो गया है बाय द वे, मतलब वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए हर जगह। सनतकार जाए, उसको कहें कि जी हम, मुझे ये काम है, ये जरूरत है, उसको आप सहूलत फराहम करें। सनतकार अगर नहीं होगा तो आपको नौकरियां कौन देगा, मुलाजमत कौन से आएंगी, पैदावार कहाँ से पैदा होगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ज़राअत। हम देखें, ज़राअत, हम कहते हैं पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, उस ज़राई मुल्क में गंदम आप मंगवाते हैं, दालें आप मंगवाते हैं, ये कौन सा ज़राई मुल्क है? ये सबसे बड़ी खामी है। आपने कराची जैसे शहर में आपने देखा होगा, मलिर पहले बड़ा ज़राई इलाका होता था, वहाँ से ज़राअत खत्म हो चुकी है, बिल्डिंगें बन गई हैं। जीडीपी का हिस्सा देखें तो अराउंड 18 से 19% सिर्फ रह गया जीडीपी का एग्रीकल्चर, और सिर्फ वर्क फोर्स में अराउंड 42% ऑफ द जीडीपी एग्रीकल्चर का है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आप क्विक माइग्रेशन कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये आपने सही आइडेंटिफाई की
کہ جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی جو کچھ اجناس ہیں جو کہ آپ کے نیشنلی بنیادی ضرورت ہے سیکیورٹی کو انشور کرتی ہیں وہ تو ہوں. وہ تو وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. یہ مطلب افسوس کی بات ہے. انفلیشن سے ریلیٹ کرتی ہیں. انفلیشن سے ریلیٹ کرتی ہے. ظاہر ہے کہ جب وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں تو مہنگا آپ کو ملتا ہے. وہ آپ کو جو پیدا کرتے ہیں تو وہ سستا ہوتا ہے. آپ اپنے جو سہولت آپ اس کو دے رہے ہیں امپورٹر کو, آپ نے کسان کو دیں. جو شکر آپ وہاں سے 120 روپے کی منگوا رہے ہیں وہ شکر آپ اس سے ہم سے جو مقامی صنعت کار ہے اس سے سستی خریدتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں مطلب ہمارے ملک میں تیل امپورٹ کرتے ہیں, کھانے کا تیل, پام آئل, $4 بلین کا امپورٹ کر رہے ہیں. سورج مکھی کا تیل ہم وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں ملیشیا سے. آپ کے ملک میں بے شمار درخت ہیں زیتون کے. صحیح ہے. دادو سے اوپر جو پکنک پوائنٹ ہے وہاں پر سن فلاور بہت پرانے درخت ہیں. اس میں صرف آپ کو مالی کے ذریعے اس میں لگوانا ہے, اس میں کہ اس کو یہاں پہ بہت زیادہ ایفیشنسی ہے. ایک چیز ہم ناظرین کو بہت کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ کیوں ہم ریونیو موبلائزیشن پہ فوکس کر رہے ہیں, کہ جو سعودی عرب کے $3 بلین آپ کو سپورٹ ملی ہے پلس IMF کے ساتھ آپ ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لیا ہوا ہے ادھار اور آپ کو چاہیے پیسے, آپ کو ایکسٹرنل اکاؤنٹ اپنا مستحکم کرنا ہے. ادھار آپ کو چاہیے اس لیے کیونکہ پرانا ادھار آپ کو واپس کرنا ہے, پرانے ادھار پہ سود آپ کو واپس کرنا ہے. آپ اپنی جو لوکل ریونیو موبلائزیشن ہے جب تک اس کو انکریز نہیں کریں گے تو آپ یہ نیگیٹو کمپاؤنڈنگ سے نہیں نکل پائیں گے. سو اگر لارجر اسکیل پہ دیکھیں تو وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب جس پہ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ مائل اسٹون اچیو کیا ہے, بٹ دیٹ از شارٹ ٹرم. میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں اگر آپ اپنے ڈیٹ پوزیشن دیکھیں ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ جا کے تو اراؤنڈ 40% کا انکریز آ چکا ہے ٹوٹل ڈیٹ کے اندر. ٹوٹل ڈیٹ کیسے کم ہوگا, جس طرح پرائم منسٹر نے بھی بتایا, منسٹری آف فائنانس بھی کوشش کر رہی ہے, FBR بھی ٹیکسیشن ریفارمز آ رہی ہے کہ ریونیو موبلائزیشن کو فعال بنایا جائے. سو ریونیو موبلائزیشن جب تک آپ کی نہیں اسٹرانگ ہوگی, میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں آپ اپنی ڈیٹ ریپیمنٹس نہیں کر پائیں گے پراپر طور پہ, اور آپ لوکلی عوام کو بینیفٹ نہیں دے پائیں گے. بیکاز اگر آپ کم ریونیو کمائیں گے تو اس کا ایک بڑا حصہ ایک تو ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں چلا جائے گا, سیکنڈ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جائے گا, باقی آپ کی تعلیم کے اوپر, آپ کی صحت کے اوپر خرچ کرنے کے لیے بچے گا ہی کم. اٹس سمپل میتھمیٹکس جو آپ کو دیکھنی ہوگی. واٹس یور ٹیک آن دیٹ سر؟ دیکھیے میرا ٹیک اس کے اوپر یہ ہے کہ جب $3 بلین لینے کے لیے گئے تھے نا ادھار سعودی عرب سے, تو آپ نے کہا کہ ہمارا بھی شارٹ ٹرم وہ ہے. اس کے اندر اگر ہم سعودی عرب سے تھوڑا سا اور ان کو وہ کر کے اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ $3 بلین تم ہم کو لون نہ دو اور $3 بلین کا تم ہمیں بزنس دو, تو دیکھیں $3 بلین کے اندر اگر آپ نے ان کو 0.1% بھی لون دیا تو آپ کی بالٹی کے اندر سرا کے وہ اس کے اندر سے پیسہ ڈرین کر رہے ہیں. اور وہی $3 بلین کا اگر آپ بزنس لیتے اور اگر آپ 1% بھی کماتے تو آپ کو $3 بلین پورے نہیں دینے پڑتے بلکہ اس میں سے 1% کم دینا پڑتا. اور سعودی عرب اگر چاہے تو ہم کو $3 بلین کے بجائے $30 بلین کا بزنس دے سکتا ہے. اور بزنس کیسا ہے, جو 100% وہ بزنس ہوگا جو پاکستان ان چیزوں کی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی بندہ حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو آپ دیکھیں گا کہ اس کو لینے کے لیے چاہے وہ حج کر کے آ رہا ہو, اگر عمرہ کر کے آ رہا ہے تو اس کو کم سے کم 30 بندے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور اگر حج کر کے جا رہا ہوتا ہے تو کم سے کم 100 سے 150 لوگ ریسیو کرنے لے جا رہے ہوتے ہیں. تو اب جب ایک بندہ عمرہ کر کے آ رہا ہے تو وہ 30 بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے. آپ وہاں پہ چلے جائیں تو جو چائنا کے پجامے بک رہے ہیں, آپ وہاں چلے جائیں چائنا کی تصویر بک رہی ہے, آپ وہاں پہ چلے جائیں چائنا کی ٹوپی بک رہی ہے, ایون یہ کہ جو عربیوں کا چوگا ہے, جو عربیوں کا توپ ہے, یہ ساری چیزیں چائنا کی بک رہی ہیں. پھر وہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی جو بچوں کے کھلونے ہو گئے, وہ تمام وہ چیزیں جو پاکستان کے اندر بن رہی ہیں. تو میں یہ مشورہ دوں گا آپ کے توسط سے کہ گورنمنٹ اب جب جاتی ہے ہمارے جن ممالک میں جاتی ہے لون لینے کے لیے, آپ ان سے لون نہ مانگیں کیونکہ لون مسائل کا حل نہیں ہے. آپ ان سے بزنس مانگیں کہ جب آپ بزنس مانگیں گے اور بزنس کی صورت میں جب آپ کا ڈالر آئے گا تو وہ ڈالر آپ کا $3 بلین نہیں آئے گا, وہ آپ کے پاس $12 بلین آئے گا. اس لیے کہ اگر سعودی عرب نے آپ کو $3 بلین کا بزنس دیا ہوتا تو 3 مہینے میں آپ کی ایک سائیکل پوری $3 بلین کی ہو جاتی, اور پھر اس کے بعد جب یہ 4 ٹائم اگر کرتی تو آپ کے جو اگر آپ نے سال میں 4 دفعہ ٹرن اوور کرتے تو آپ کے ملک کے اندر $12 بلین آتا, اور $12 بلین کے پر اگر آپ 1% بھی کماتے ہیں نا تو آپ کو ان کو پورے $12 بلین نہیں واپس کرنے پڑتے, اور آپ کی بالٹی کے اندر ایک ایک قطرہ کر کے جو ہے نا آپ کی بالٹی بھرنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا آپ سے ایک کوئی کویشچن, چائنا سے ریپلیس کریں چائنیز ٹوپی کو آپ لوکل ٹوپی, صحیح ہے؟ جی جی. پاکستان میں بھی تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن نہیں ہوئی,
चाइना से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप इंपोर्ट करते हैं। पहला तो सवाल ये कि आप लोकल प्रोडक्ट्स में कंपैरेटिव एडवांटेज किस तरह बिल्ड करें। जब आपका कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होगा तो आपसे सऊदी अरब क्यों चीज़ एक महंगी लेगा जब वो चाइना से सस्ती ले सकता है। 100% होगा। उधर इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो कैसे 100% होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब दुबई का और दोहा का एक थोड़ा सा मसला आया तो मैं पैकेजिंग करता था केसी की, तो दिन में मेरे पास मेरे ख्याल से कोई 8 से 10 कॉलिंग आई होंगी अमेरिका से भी, यम वालों की और वहाँ से भी, और उन्होंने हमसे भी कोट लिया, उन्होंने चाइना से भी कोट लिया और उन्होंने इंडिया से भी कोट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका टेंडर को विन करा। हम इस वक्त इंग्लैंड की मार्केट के अंदर हैं और इंग्लैंड की मार्केट में हमारा कंपटीशन चाइना से भी है, हमारा कंपटीशन जो है वो इससे अपना टर्की से भी और इंडिया से भी है। और मैं आपको ये वो तमाम चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपकी वीबॉब के ऊपर मौजूद होंगी, मेरी भी सारी डिटेल वीबॉब पे मौजूद होंगी। आज टॉवल पूरी दुनिया के अंदर आपकी छाई हुई, आप पूरी दुनिया के अंदर टॉवल बेच रहे हैं। आप कॉटन, आपकी जो मेन एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है, सही है, ठीक है ना। तो जब आप टेक्सटाइल बेच रहे हैं और उन मार्केटों के अंदर चाइना भी मौजूद है, उन मार्केटों में ये भी मौजूद है, अपना टर्की भी मौजूद है, इंडिया भी मौजूद है, लेकिन आपकी टेक्सटाइल जा रही है ना वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हम बेतहाशा जगहों पे कम्पिटिटिव तो है ना। फिर नंबर 2 क्या है कि जो आपके दोस्त ममालिक होते हैं ना, जैसे जब अमेरिका ने हमको फेवर करना चाहा, जब अमेरिका ने हमारी इकनॉमी को बूस्ट करना चाहा तो उन्होंने एक कोटा दे दिया। उन्होंने कहा यार ये कोटा हम पाकिस्तान से ज़रूर लेंगे, चाहे वो सस्ता होगा चाहे महंगा होगा, लेकिन हम इतनी कॉटन या इतनी टेक्सटाइल हम इंपोर्ट करेंगे। तो जब आपके दोस्त ममालिक हैं, ये $3 बिलियन हर को तो उधार नहीं दे देंगे ना, लेकिन आपको $3 बिलियन दे रहे हैं, तो जब वो आपको इतना रिगार्ड कर रहे हैं तो वो $3 बिलियन का जब आपको बिजनेस देंगे तो मैं आपको एक गारंटी से कह रहा हूं कि आज के दिन भी पाकिस्तान से कम 1000 कंटेनर ऐसे हैं जो यहाँ से दुबई जाते हैं और दुबई से साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो होते हैं। तो हम कम्पिटिटिव हैं और जितना वॉल्यूम हमको मिलता रहेगा हम उतने ज्यादा कम्पिटिटिव होते रहेंगे। सही है, सही। आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट, बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई टेक इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप सऊदीया की मिसाल ले लें, किसी मुल्क की, आप छोड़ें सऊदी अरब का, अपने टर्म्स ऑफ ट्रेड देख लें चाइना के साथ, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सेक्टर जिसमें आप काम करते हैं, अगर आप वाइड लें टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालें हर सेक्टर की, चाइना के साथ कंपेयर कर लें 20 साल के अंदर, आपको बिल्कुल पोजीशन सामने क्लियर आ जाएगी। पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें हमारी क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड थे, क्या बेनिफिट हुआ। दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डेटा विल एक्चुअली टेल यू एग्रीमेंट गलत है ना। देखिए वहां पे जब एग्रीमेंट हुए थे ना तो वहां पे एक वाइस वर्सा एग्जिस्ट होना चाहिए था कि हमने एक फ्री ट्रेड तो कर लिया चाइना से, अब चाइना के पास से हमारे पास 100 रुपए का माल आ रहा है और हमारे पास से चाइना 1 रुपए के भी माल नहीं जा रहा है, तो उस ट्रेड डेफिसिट का फायदा कौन उठाएगा? व्हाट डू चाइनीज से अबाउट इट? वो कहते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट है अगर उसको कंपैरेटिवली डेवलप कर लें तो हम आपसे ले लेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह स्ट्रक्चर्ड हो गए कि चलो ठीक है, फूड के अंदर हम आपसे इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी अजनास। अब उसका एक और पॉइंट है जो उन्होंने हाईलाइट किया था इनिशियली कि जब फूड से यहाँ से एक्सपोर्ट होगी तो लोकल प्रोडक्शन, लोकल मार्केट में प्राइसिंग, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दैट यू रेज बाय द वे। आई थिंक जो जाहिर सी बात है राशिद साहब ने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इशू यही आ रहा है मेरे ख्याल में, शायद हम ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे अपनी प्रोडक्ट की या मार्केटिंग इंटरनेशनल नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ इशू है। बिकॉज अगर हम देखें तो हमारे पास जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें लोग अगर इंडस्ट्रीज को जाके आप एवेल्युएट करें तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे, लेकिन उनके पास ऑर्डर भी आ रहे हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो इन्हांस नहीं कर रहा। अब मैं इस बात को नेगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर दुनिया में जाता हूँ ना किसी बड़े शॉपिंग मॉल में तो वहाँ पे मुझे नेबर कंट्रीज की चीजें टेक्सटाइल की नजर आती है, पाकिस्तान नजर नहीं आता। अब अभी काफी इन हो गए हैं। नहीं हमेशा से नहीं सर, नहीं लेकिन काफी ऐसा होता है कि पाकिस्तान अब जितने अभी ब्रांड recently काफी आ गए हैं हर एक को पाकिस्तान से। अच्छा अब हमारा कंपटीशन जो है ना चाइना से है। अगर हमें अपने आप एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमें चाइना को, अब चाइना के साथ हमारा सीपैक भी चल रहा है, चाइना के साथ हमारे दूसरे रिलेशनशिप भी चल रहे हैं। अब उसमें हम कैसे टर्म ऑफ रेफरेंस जो है ऐसे बनेंगे जिसमें पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है उनके लिए एक अपर हैंड हो, तो वो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हाँ, इसलिए कि आपको बैठना पड़ेगा उनके साथ, बैठना पड़ेगा और ऐसी चीज डेवलप करनी पड़ेगी जिसमें वो रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब नहीं हो और यहाँ भी ये इनहांस कर सके। आई थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। जी सर। देखिए ये चाइना के साथ जो मुकाबला है हमारा, ऐसा तो मुकाबला होना नहीं चाहिए कि हम उसको कहते हैं कि हमारा दोस्त मुल्क है। सूरत हाल यह है कि बुनियादी तौर पर हमारे सनतकारों का उसमें बड़ा हिस्सा है जी। एक ज़माने में आपको भी याद होगा टीवी पाकिस्तान में बहुत सारे बनते थे, ये बिजली के बल्ब हमारे यहाँ बहुत बनते थे, फ्रिज एसी वगैरह हमारे यहाँ बहुत बनते थे। अब क्या सूरत हाल है कि इंपोर्ट होता है चाइना से, या तो बराह रास्त इंपोर्ट होता है या उसके पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, यहाँ पर आकर उसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियों ने वहाँ से करके, ये किसका नुकसान हुआ? ज़ाहिर है कि उसकी दूसरे ये कि उसकी क्वालिटी ख़राब होती है उसकी,
वजह उसकी ये है कि देखें सनतकार को सस्ता बेचना है, तब कम्पीट करेगा वो। इंटरनेशनल मार्केट में एक चीज़ अगर वो $2 के बेच रहा है और इंडिया या बांग्लादेश और दूसरे मुल्क $1 में दे रहे हैं, तो पाकिस्तान की चीज़ क्यों खरीदेगा कोई? सीधा सा उसूल है, कंपटीशन के लिए सस्ती चीज़ चाहिए होती है। सस्ती चीज़ सनतकार बनाएगा कैसे? उसको बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, उसकी लेबर महंगी है, उसके बहुत सारे भत्ते देने यहाँ पर पड़ते हैं, उसको बहुत सारे जो है इजाफी अखराजात उसको करने पड़ते हैं, जो गैर कानूनी अखराजात होते हैं वो देने पड़ते हैं, ना दे तो उसको मुश्किल पेश आती है उसको। वो जब ये सारे अखराजात को मिलाएगा और जमा करेगा, उसको जब कलेक्ट करके वो अपने अखराजात निकालेगा, तो जाहिर है कि चीज़ महंगी हो जाएगी। ठीक है। जब चीज़ महंगी होगी उसको इंपोर्ट करेगा, तो जाहिर है कि वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में लेकिन उसको इंडिया और competition नहीं हो हालात सकेगी। हमारे जैसे ही हैं, मतलब वो ऐसे कोई हालात नहीं है कि वहाँ बहुत ही हमसे बहुत अच्छे हालात हैं, मतलब उनके हालात भी ऐसे ही होंगे, वो इसी सेक्टर का हिस्सा रहे हैं, इसी सब कॉन्टिनेंट के साथ। मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं समझता हूँ, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें बैठ के इसको डिस्कस करना चाहिए, और ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो उन्होंने कहा 5 एक्सपोर्टर्स जो भी टॉप इंडस्ट्री, उस पर बैठ के उसकी उस इंडस्ट्री की पॉलिसी इवॉल्व करें, वो बुनियादी ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मिलकर बैठेंगे नहीं, हाँ, लोगों को जमा नहीं करेंगे। सही है। लेकिन अब हुकूमत बैठे, अपोजिशन बैठे, सनतकार बैठे हैं, ताजिर बैठे हैं, आपके मुख्तलिफ हल्के हैं वो बैठे हैं, एक जगह जमा हो, कोई पॉलिसी बनाए, कोई तय करें कि सनतकार को हम बिजली सस्ती देंगे, जो एक्सपोर्टर है उसको सस्ती बिजली देंगे, गैस सस्ती देंगे। अच्छा, ये सब ऑलरेडी उसको- काफी चीजें कर ली हैं, बट लेकिन देखिए ना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक बड़ा मसला है। Structural पावर reform सेक्टर हो का नहीं स्ट्रक्चरल पा रहे रिफॉर्म ना। एक बहुत बड़ा किसी भी शोबे में रिफॉर्म हो नहीं पा रही है। अभी देखें मसला क्या है कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि इसको जमा होना चाहिए और लोगों को हुकूमत, अभी कल आलमी बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी किया अपना, उसने भी यही कहा कि वफाक और सूबे मिलकर इस्लाहात पर काम करें। इसका मतलब यह है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इस्लाहात पर काम करें। दोनों मिलकर नहीं करेंगे, इस्लाहात मुमकिन ही नहीं है। फ़र्ज़ करें कि आज हुकूमत कर लेती है, कल नई हुकूमत आएगी, वो ख़त्म कर देगी, फ़ायदा क्या होगा उसका? जब तक कोई पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं होगी, Exactly. तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। उसके लिए एक नेशनल आप पॉलिसी पॉलिसी ऐसी बनाए बननी चाहिए। 50 साल की, 100 साल की, हाँ, कि जो भी हुकूमत आए, एग्जैक्टली पीपल्स पार्टी की हो, जमात इस्लामी की हो, मुस्लिम लीग की हो, तहरीक ये इंसाफ की पॉलिसी हो, चेंज नहीं होगी। पॉलिसी चेंज नहीं होगी। सही। पॉलिसी पर उसी पर अमल दरामद होगा। आप देखें तरक्की होगी, सब मुल्कों ने ये किया कि पॉलिसी अपनी, सिंगापुर जैसा मुल्क, मेरा ख्याल है हमारे कराची से भी छोटा मुल्क है वो, जी जी उसकी दवाओं की जो एक्सपोर्ट है वो $80 अरब से ज़्यादा है। सही। अब सोचें ज़रा कितना क्या करता होगा उसने, कौन सी रॉकेट साइंस उसके पास है जो हमारे पास नहीं, हमारे उसके पास माहिरीन है, हमारे पास नहीं। हमारे पास सिर्फ मसला सिर्फ ये है कि हमारे पास एक विजन नहीं है, हम ध्यानदार नहीं है। विजन है ये एक हम ध्यानदार नहीं है। हाँ, ये शॉर्टेस्ट और में हमें इंडिविजुअल ध्यान लेवल नहीं पे है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम है। लेकिन हम आज ये मिलकर- ना हम कहें, मिलकर quickly काम करने को आज ये तैयार ना ही नहीं कहें है। कि हम ध्यानदार नहीं है, आज ये कहें कि हमारे पास एक लीडरशिप अच्छी नहीं है। उसी लेकिन को मैं आप कहूं- लीडरशिप अब तो लीडरशिप उसका अच्छी हो मतलब गई यही है, है। अब आपको इससे अच्छी लीडरशिप कहाँ मिलेगी? नहीं, मैं वही कह रहा हूं हर कि चीज हम- की तो, सब चीजों के तो हमारा जो improve मसाइल है कर रहे ना, हैं। हमारे पुराने लीडर्स ने हमको तबाह करा है। देखिए, पाकिस्तान को जंगल से निकलने के लिए आप बिलीव करें, हम इस वक्त जो पाकिस्तान के पास जो चीज़ें मौजूद हैं, मैं आपको एक एक करके गिनाता हूँ, जो आपको पूरी दुनिया में किसी के पास क्विकली नहीं कही कि है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम प्लीज। देखिए, दुनिया के बेहतरीन पहाड़ आपके पास हैं, दुनिया के बेहतरीन जंगलात आपके पास हैं, दुनिया के बेहतरीन दरिया आपके पास हैं, दुनिया की बेहतरीन कॉटन आपके पास है, दुनिया के बेहतरीन फ्रूट्स आपके पास हैं, दुनिया की बेहतरीन वेजी आपके पास है, और 60% आपके पास ब्लू कॉलर यूथ मौजूद हैं। ठीक है ना? तो अगर आप सिर्फ अपने टूरिज्म को डेवलप कर लें कि जो आपके नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे आप छोटी छोटी कॉटेज मार्केटें बनाएं और वहाँ पे आप रोड का नेटवर्क अच्छा बना दें, आप वहाँ पे जितने कोई अच्छे क्वालिटी वाले होटल वगैरह बना दें, आप यकीन माने सिर्फ एक टूरिज्म ऐसे जो आपके मुल्क की ठीक है, मेरे ख्याल में एक चीज इसमें मिसिंग है, दुनिया के बेहतरीन लोग भी हमारे पास हैं। बिल्कुल सही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कि हम जहां जाते हैं हम अपना चाहे वो बिजनेस हो, जहां भी हम जाते हैं अपना मार्क छोड़ के आते हैं। तो ये बात है कि अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें मुझे लग रहा है कि चीजें आगे जाएंगी, और लेकिन एक गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री किसी चीज को भी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देनी चाहिए। सही, आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट ऑन कम रेट ऑफ टैक्स हो, सब पे टैक्स हो। बिल्कुल। ऑन दैट नोट विल कंक्लूड टुडेज शो। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। इट्स वंडरफुल अबरार साहब, आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए। प्राची साहब, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आपसे बड़ी खड़ी खड़ी डिस्कशन होती है। नाज़रीन, आपको टेम्परेरली तो लोन मिल जाएगा और आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेहनत कर रही है और लोन अचीव किया है, स्टेबिलिटी आ रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर्स जो एक्सपेक्टेड है 5% प्लस वो अचीव हो जाएंगे। लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हैज़ टू इम्प्रूव राइट नाउ। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम को ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।